बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, पिछले हफ्ते सुहेल अफरीदी ने डेडलाइन दी थी कि एक हफ़्ते के अंदर इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका अपने ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज भी करवाया जाए। डेडलाइन देकर वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़्यादा सख्त रवैया होगा और एहतजाज की शिद्दत बढ़ेगी। अब सुहेल अफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अरकान असम्बली के साथ और दीगर उनके साथ कारकुनान मौजूद थे। एक अच्छी तादाद थी, ऐसा तो नहीं है कोई लॉन्ग मार्च है या बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एहतजाज करने के लिए एक अच्छी तादाद थी। तो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के साथ जब पेशावर से निकले, रास्ते में उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे काफ़िले को एक्सप्रेस वे पे 26 नंबर पे रोका हुआ है। ये बड़ा क्राउडी इलाका है, यहाँ पे आसपास से बहुत सारी आबादियाँ हैं और यही वो जगह है जहाँ पे 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए पहुँचे तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी। इस ब्लॉकेज को तोड़ने के बाद डी चौक की तरफ लोग आगे बढ़े थे। तो 26 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह है। ये अडयाला रोड जो है उससे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये अडयाला जेल के बाहर पहुँच जाते हैं तो वहाँ मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते, वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास आबादियाँ नहीं हैं, वॉशरूम्स नहीं हैं, आराम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी मेन जगह है जहाँ पे सरकार ने इन्हें रोक दिया। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता किया कि यहाँ क्यों रोका तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। हुआ ये कि पूरी हुकूमत ये समझ रही थी कि सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ जाएगा चक्री वाली साइड पे, और बताया भी यही गया था। लेकिन ये अचानक से एक्सप्रेस वे पर मुड़ गए। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस में और एजेंसियों में थरथल्ली फैल गई। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना किया और यहाँ पे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ लेकर आए, रास्ते रोके और जैसे जैसे सुहेल अफरीदी का काफिला पहुँचा वैसे ही रास्ते रोके जा रहे थे। जब इन सारी गाड़ियों को और सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक दिया गया तो सुहेल अफरीदी फौरी तौर पे गाड़ी से निकल कर उन्होंने पुलिस वालों से जाकर सख्त बात शुरू कर दी। पुलिस वाले रास्ता रोक रहे थे, वो कह रहे थे रास्ता खोलो। बल्कि सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे कुछ जुमले बोले। उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? मैं एक सूबे का वजीर आला हूँ, मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, तो क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? ये सवाल बार बार सुहेल अफरीदी ने पूछा, लेकिन पुलिस ने रास्ता नहीं खोला, बल्कि ब्लॉकेज बढ़ाते हुए उन्होंने रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर बैठ जाती है, और अभी तक की इतला के मुताबिक उन्होंने यही कहा है, अटक से लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि तुम भी पहुँचो। देखें, इसकी वजह समझिए आप। अब अडयाला जेल या अडयाला रोड यहाँ से 1 घंटा दूर है, वहाँ लोग नहीं जाते और उसको बंद करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जहाँ पे अब रोक लिया गया है 26 नंबर पे, यहाँ से पूरा इस्लामाबाद मुतासर होता है। यहाँ पे सारा पाकिस्तान का मीडिया पहुँच सकता है और मीडिया यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है। यहाँ पे आसपास बहुत बड़ी तादाद में आबादियाँ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़ोर है। वो सारे लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रावलपिंडी के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूरत हाल जो है वो इंटेंस होती जाएगी। जो वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अब तो जीटी रोड वाला रास्ता भी पुलिस बंद कर रही है। यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि पीछे से मज़ीद लोग ना पहुँच सकें। और सुहेल अफरीदी के साथ उसके एमपीएस हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट नहीं बनी है वो लोग हैं, और बहुत सारी जो पार्टी के अहदेदारान हैं या कारकुनान हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी उनके हमरा हैं। अब इन सारों को 26 नंबर पर रोका हुआ है और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ धरना देकर बैठ जाएंगे। देखें, अब तो यहीं पे धरना देकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ धरना देने से इस हुकूमत को, रजीम को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अडयाला रोड। अगर ये अडयाला जेल के पास जाते हैं, वहाँ अडयाला रोड के पास जाके धरना देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये वहाँ 1 दिन 2 दिन 10 दिन भी बैठें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है वहाँ पे जहाँ ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये 26 नंबर का मुकाम वही है। सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, वॉशरूम भी हैं, आराम करने का कोई ज़्यादा मसला नहीं है, मेन ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यहाँ पे आ जाता है। जबकि अडयाला में तो 4-5 यूट्यूब चैनल चलाने वाले नौजवान हैं, वो बेचारे जाके कवरेज करते हैं, उनके अलावा तो अब कोई कवरेज के लिए जाता नहीं है। हाँ, अगर कभी मीडिया को भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान की बहनों पे जाकर हमले करो
और उनके मुंह से कोई कंट्रोवर्शियल जुमला निकलवाओ ताकि उसके ऊपर एक नया बयानिया घड़ के खड़ा किया जा सके। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट से। अंग्रेज़ी में उनका स्टेटमेंट है और जो उन्होंने कहा वो ये है कि मैं आज बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना और अरकान असम्बली के हमरा पंजाब सूबे में वाक़ अडयाला जेल जा रहा था ताकि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती कर सकूँ। वफाकी हुकूमत ने हमें इस्लामाबाद के 26 नंबर चौक पर रोक दिया। ये सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तौहीन नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ 60 लाख अवाम की भी तौहीन है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की गैस भी बंद कर दी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की जानिब गंदम की तरसील रोक दी है। ये तमाम इक़दामात वफाक की रूह और आईने पाकिस्तान के मुनाफी हैं। वो कहते हैं जी हमारा सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका, हमारी गैस भी बंद की हुई है, हमारी गंदम भी बंद की हुई है। जनाब इमरान खान साहब अडयाला जेल इंतज़ामिया और उनके हैंडलर्स की गफलत के बायस अपनी बिनाई का 85% खो चुके हैं। उन्हें अपने वकला, अहले खाना, हत्ता कि अपने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही, जबकि पंजाब हुकूमत एक सियासी कैदी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। इमरान खान साहब को गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है और नवंबर 2025 से मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब के अहले खाना और ज़ाती मुआलिज को फौरी तौर पर बगैर किसी मज़ीद ताख़ीर के उन तक रसाई दी जाए। उनकी सेहत की सूरत हाल एक संजीदा कौमी मसला है और अगर गफलत या दानिस्ता तिब्बी सहूलियात से महरूमी के बायस उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत, पंजाब पुलिस, अडयाला जेल इंतज़ामिया और उनके हैंडलर्स पर आयद होगी। हम खबरदार करते हैं कि कौम सब कुछ देख रही है और तारीख उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी जो खामोश रहे या इस जुल्म में शरीक रहे। इंसाफ को गालिब आना है और इंसाफ ज़रूर गालिब आएगा। ये बात सुहेल अफरीदी साहब ने कही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए? मेरी नज़र में अगर हिकमत अमली बनाई जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहीं बैठ जाना चाहिए। अब अगर रास्ता खुले भी तो तहरीक इंसाफ इस एहतजाज में कि आपने हमें यहाँ पे रोका, हम अब यहीं बैठे हैं, वो यहीं बैठ जाए और यहीं पे एहतजाज करे और एहतजाज को बड़ा करे। यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोगों को बुलाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा से मजीद लोगों को कहा जाए कि जी हमारी तौहीन हुई है, यहीं पे बैठो जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते। जो प्रेशर यहाँ बैठकर डाला जा सकता है वो प्रेशर कभी भी अडयाला रोड के ऊपर या अडयाला जेल के नज़दीक बैठकर नहीं डाला जा सका और नहीं डाल भी नहीं सकते। वहाँ पे कोई मुतासर ही नहीं होता, वहाँ से तो वही गुजरता है जिसने आगे किसी गाँव में जाना होता है। ये मेन रोड है, यहाँ पे पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया में ये मामला रिपोर्ट भी होगा। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने भी वहाँ खड़े होकर बात की है। साइफर ही इनके गले की हड्डी बन गया है। यानी इस वक्त हुकूमत साइफर से इतनी परेशान है कि मीडिया को ये कहा जा रहा है कि इस बारे में कोई बात ना करे कि पाकिस्तान में रजीम तब्दील किया गया साइफर आने के बाद। यानी अमरीकी मुदाखलत, अमरीकी साजिश या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खारिश, इसके बारे में कोई बात ना करे। यानी जनरल बाजवा को जो एक एक्सटेंशन की खारिश हुई थी, ये खारिश हमेशा से मौजूद है। अभी जो मौजूदा आर्मी चीफ है इसने भी एक्सटेंशन ली हुई है, इन्होंने इस्तिस्ना भी लिया हुआ है, खाली एक्सटेंशन नहीं है बल्कि एक और ओहदा फील्ड मार्शल का, और उसके बाद इस्तिस्ना भी ले लिया है कि अगर मैंने ज़िंदगी में कोई जराइम किए हैं, कोई गुनाह किए हैं, पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और ज़्यादती की है तो उसका कोई मेरे से हिसाब ना ले सके, मेरे पास ताहयात इस्तिस्ना है। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कर रखा है। तो साइफर इनके गले में फंस गया। अलीमा खानम ने कहा, उन्होंने कहा कि अब ये उसे निगलने पहले साइफर को, क्योंकि ये तो कहते थे कागज़ का एक टुकड़ा लहराया है। यानी ये तो झूठ बोल रहा है इमरान खान, इसने तो कागज़ का एक टुकड़ा लहराया है और ये झूठ है, कोई मुदाखलत नहीं हुई, कोई साजिश नहीं हुई। और ये पाकिस्तान के जर्नैलों ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने कहा। सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बात की थी फजलुर रहमान ने। फजलुर रहमान मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते नहीं 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 नहीं, इमरान खान तो अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका तो इमरान खान को बचाना चाहता है। तो फजलुर रहमान साहब तो इसमें मानने को ही तैयार नहीं थे कि साइफर नाम की कोई चीज़ मौजूद भी है। बहरहाल आज इमरान खान की उब्बल वतनी और कौम के सामने खड़ा होना सबके सामने आ चुका है, ये इमरान खान की बहन कह रही है। और वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से हमारी ना सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनको अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करके
उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में उनका इलाज करवाया जाए और ये पता करवाया जाए कि जेल में मौजूद वो लोग जिन पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर साहब को बहुत गुस्सा है, उन लोगों की आंखें एकदम ख़राब होना क्यों शुरू हो गई हैं। वो जो हार्डलाइनर्स हैं उनकी आंखें मुतासर क्यों हो रही हैं। ये सरम जावेद के बारे में भी यही बात सामने आती है, यही बात बुशरा बीबी के बारे में सामने आती है। इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जो है वो 85% जा चुकी है। एक सेहतमंद आदमी जो वर्जिश करता है, जिसके ब्लड के टेस्ट हमेशा बेहतर आते हैं, उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो गई, उसे ऐसा क्या खिलाया गया या उसे ऐसा क्या दिया गया खाने में जिसके बाद उसके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई है। अब इस सवाल का जवाब जो है वो तभी मिलेगा जब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन इस इलाज के सिलसिले के अंदर शामिल होंगे। बहरहाल नादरीन, ये कोई मेन जुलूस नहीं है, लेकिन यह है कि अच्छी तादाद में लोग, सैकड़ों की तादाद में वो पहुंचे हैं सुहेल आफरीदी के साथ, और ये तादाद बढ़ सकती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आगा शेख सरवर रिपोर्ट कर रहे थे कि रावलपिंडी से लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं आकर, और वो इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। जो लोग अडियाला तक नहीं जाते थे वो यहाँ पे ज़रूर एहतजाज के अंदर शामिल होकर उसका हिस्सा बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर नफरी खड़ी की गई है पुलिस की जानिब से, और उनकी जानिब से भी बंदोबस्त बढ़ाया जा रहा है। अब नादरीन, आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट है और ये कई जगहों पे छपा। मैं BBC से आपको ये स्टेटमेंट बता देता हूँ पढ़ के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने स्टेटमेंट में एक मरतबा फिर लगभग सोशल मीडिया को ही टारगेट किया है। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान की तरक्की को मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए सबोताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। और ISPR ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने बताया जी कि कोयटा गए हुए थे फील्ड मार्शल और स्टाफ कॉलेज का उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और अफसरान से और फौजी एहलकारों से मुलाकात की, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने कहा जी पुरअज़म है। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली सरगर्मियों के जरिए रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली कुव्वतें रियासत के इस्तेहकाम और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। देखिए जी, अवाम ने तो इत्तेहाद किया था फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने तो वोट डाला था इमरान खान साहब को अलग अलग इंतखाबी निशानों के ऊपर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिया था 180 से ज़ायद सीटों के साथ। लेकिन आपने पाकिस्तान की अवाम के वोटों को शिकस्त दी बंदूक के नोक पे, और अवाम के वोट छीन कर आपने उनको दे दिया जिन्होंने फॉर्म 47 दिया ना आपने, और उनको दिया जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया था, जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को लूटा था, जो आज भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की दास्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से लिख रहे हैं और अब तक लिखते चले जा रहे हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल कहते हैं जी पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान ये करेगा, वो पाकिस्तान वहाँ बढ़ जाएगा। मामला ये है कि जब फील्ड मार्शल आए थे तो आते ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। आज उस स्टेटमेंट को 3 साल हो गए। इन्होंने कहा था 1 साल में मईशत खड़ी कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मईशत का बेड़ा ही गर्क हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस काम के अंदर हाथ डाला ना, उसमें पाकिस्तान की बर्बादी हो गई। मोहसिन नकवी को और इनको पता नहीं बदवा है किसी बात की। सरमायाकारी में हाथ डाला, पाकिस्तान की सरमायाकारी बर्बाद हो गई। मईशत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई। दहशतगर्दी के मामले में है, पाकिस्तान की दहशतगर्दी का मामला कहां से कहां चला गया, दहशतगर्दी कई गुना बढ़ गई। ज़राअत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की ज़राअत की हालत आपके सामने है। एनर्जी के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की एनर्जी की हालत आपके सामने है। तजारत के अंदर हाथ डाला, पाकिस्तान की तजारत आपके सामने है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, वो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। खसारा पाकिस्तान का आपके सामने। हर चीज़, इंसानी हकूक में हाथ डाला, तबाहियां फेर के रख दी। क्रिकेट के अंदर हाथ डाला, क्रिकेट का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। खेलों में हाथ, जिस चीज के अंदर इन्होंने हाथ डाला वहां पे बदतरीन फेलियर पाकिस्तान को मिला। सिर्फ एक ड्यूटी इनकी लड़ने की है, और वो भी अगर इनको अकेले को करना होता तो वो भी बेड़ा गर्क कर देते। ये वो तो शुक्र है पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, एक तगड़ी फौज है, वरना मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर साहब के पास होती तो ये अकेले अगर इनके ऊपर छोड़ दें आप, तो पता नहीं ये क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। क्योंकि इन्होंने जिस चीज में हाथ डाला उस चीज का इन्होंने सत्यानाश किया। और देखिए ना, मैं आपको ये बताता हूं, अभी इनका ये स्टेटमेंट आपने सुना जो BBC के ऊपर से पढ़ के मैंने आपको बताया। अब जरा आप एक और हकीकत देखिए कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी के तमाम रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। ये आसिम मुनीर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि बहुत सारी सरमायाकारी में पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूं। SIFC भी इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया था।
गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान से तेजी से निकलती चली जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 10 महीने में जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के अरसे के दौरान कुल गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ 31.7 मिलियन डॉलर रही है। ये कोई छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कर सकता है। ये छोटा मोटा एक बिजनेसमैन कोई भी हो ना, यूएई के अंदर बैठा है, दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं पे भी, छोटा मोटा इतनी सरमायाकारी तो वो ले आता है। तो इतनी सरमायाकारी भी इनके पास नहीं आई। टोटल सरमायाकारी जो पूरे माली साल के अंदर पहले 10 महीनों में पाकिस्तान में आई वो 3 करोड़ डॉलर के करीब है। 3 करोड़ डॉलर। बातें इन्होंने की थी 100 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 1000 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, 50 अरब डॉलर यहां से आएगा, 15 अरब डॉलर वहां से आएगा, 25 अरब डॉलर वहां से आएगा। कहानियां सुना सुना इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया। और टोटल जो इन्वेस्टमेंट है या सरमायाकारी है वो 3 करोड़ डॉलर है। अंदाजा कीजिए आप, इनके दावे कहां गए, इनके वादे कहां गए। आज फील्ड मार्शल की बात पे लोग यकीन क्यों करें? जिन ऑफिसर्स के साथ वो बैठ के बात कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, जाली खबरें हैं, नाकाम होंगी, वो क्यों यकीन करें? जब हमने बताया कि मईशत नहीं चलेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उल्टे लटक जाए, आपसे होगा ही नहीं। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, आपसे मईशत नहीं चलेगी। ये हालात बेहतर नहीं होंगे। कोई खबर जाली नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सीधी सीधी बात है कि मार्शल लॉ के साथ मईशत नहीं चल सकती। आपने मुल्क के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम बनाया हुआ है जो मार्शल लॉ प्लस है। और इतनी संगीन खिलाफ वर्जियां जो इंसानी हकूक की हो रही हैं, जो अदलिया का, पार्लिमान का, मीडिया का, शख्सी आज़ादियों का, आज़ादी इज़हार राय का जो आपने हाल कर दिया है, इसके साथ कोई मईशत नहीं चलती। नाज़रीन, अब तो बिजली के बिल के अंदर भी जो गरीब आदमी का बिल था वो अजीबोगरीब किस्म के बिल आ रहे हैं। पहले एक बिल आपको और मैं दिखा देता हूँ। ये बिल देखें आप, 2 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं और इसमें जो बिल है वो 3000 रुपये है और फी यूनिट 1500 रुपये का पड़ गया। आप अंदाजा करें, 2 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ। ये चेक कर लें आप, आपको ऐसे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के आपको चार्जेस पड़ते हैं। कोई फिक्स चार्जेस हैं, कोई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो 69 रुपये है, फिर इसके अंदर जीएसटी है, फिर इसके अंदर एक और चार्ज है, ये करंट बिल है, एफसी सरचार्ज है, और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने डाले हुए हैं। बिल पढ़ के ही बंदा परेशान हो जाता है कि किस किस किस्म के इन्होंने चार्जेस पाकिस्तानियों के ऊपर लगाए हुए हैं। और अब बिल के साथ इन्होंने इस मरतबा एक QR कोड भी भेज दिया है। वो कहते हैं जी इसको स्कैन करें, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें, वरना अगले महीने से जो गरीब आदमी है उसके पास जो बची कुची सब्सिडी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश है जो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, 100 यूनिट या 200 यूनिट के अंदर अंदर जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो अपने बिल के ऊपर जो QR कोड है उसको स्कैन कर लें और जो इन्फॉर्मेशन सरकार उनसे मांगती है वो इन्फॉर्मेशन दे दें। वरना जो मामूली सी, बहुत थोड़ी सी सब्सिडी भी आपको मिल रही है, वो सब्सिडी भी ये सरकार आपसे छीन लेगी, क्योंकि इन्होंने IMF से वादा किया हुआ है। और इनका अंदाज़ा ये है कि क्योंकि गरीब आदमी की ये कैपेसिटी नहीं होती, बेचारा स्मार्टफोन किधर से लाए। ये QR कोड स्कैन करने का तो पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और गरीब इंसान को तो बिल्कुल ही पता नहीं है। उसके बाद तो स्मार्टफोन भी नहीं होता, तो वो किस तरीके से ये करेगा मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आप सब मदद करें एक दूसरे की। जो बहुत कम बिल जिनको आता है वो QR कोड किसी तरह स्कैन करें और जो थोड़ी बहुत सब्सिडी है उसको बचाने की कोशिश करें। हुकूमत ये इसीलिए कर रही है कि एक और बहुत बड़ी तादाद में लोग महरूम हो जाएं उस सब्सिडी से जो सब्सिडी हुकूमत लोगों को देती है। नादरीन, कुछ और खबरें बैनुल-अक़वामी सतह पे हैं मेरे पास, लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस वक्त सिचुएशन वही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और 26 नंबर चौक है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है एक तरफ, और अडियाला में बैठा हुआ इमरान खान है। और मुलाकात होती है या नहीं होती, देखिए अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इधर ही बैठती है और ये मुतालबा करती है कि आप जब तक बहनों से मुलाकात नहीं करवाएंगे, हम इधर ही बैठे हैं, तो काफ़ी दबाव बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।